Hello students, in this video we'll discuss chapter number 5, the खलजी डायनेस्टी। बेटा कुछ हिस्ट्री बुक्स में आपको खलजी की जगह क्या देखने को मिलेगा? खिलजी। तो खलजी हो खिलजी हो दोनों सेम ही डायनेस्टी हैं। ठीक है, जब हम लोगों ने चैप्टर 4 को डिस्कस किया था तो हम लोगों ने पढ़ा था कि जो स्लेव डायनेस्टी है जिसे हम मामलुक डायनेस्टी भी कहते हैं, ये पहली डायनेस्टी है जिसने दिल्ली सल्तनत को रूल किया। ठीक है, दिल्ली सल्तनत को रूल करने वाली पहली डायनेस्टी स्लेव डायनेस्टी थी या मामलुक डायनेस्टी थी। स्लेव डायनेस्टी के बाद जो रूलर्स आएंगे वो किस डायनेस्टी को बिलोंग करेंगे बेटा? खलजी या खिलजी डायनेस्टी को। ठीक है, तो आज हमें इस चैप्टर में खिलजी या खलजी डायनेस्टी को ही पढ़ना है। बेटा बलबन जिस तरीके से रूल कर रहे थे, एक सुई यहाँ से वहां नहीं हो पा रही थी। बहुत ही बढ़िया पॉलिसीज बनाई थी बलबन ने, पर जैसे ही बलबन की डेथ हो जाती है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ जाती है दिल्ली सल्तनत में, राजनीतिक अस्थिरता आ जाती है। ठीक है, कंप्लीट केओस हो जाता है कोर्ट में, मतलब कोर्ट में अराजकता मच जाती है। लोग किसी की सुनने को रेडी नहीं होते। हर व्यक्ति को यही लग रहा होता है अब नेक्स्ट राजा मैं, नेक्स्ट सुल्तान मैं। तो जो पावरफुल फैक्शंस होते हैं विद इन द नोबेलिटी, नोबेलिटी में जितने भी पावरफुल लोग होते हैं जिनके पास कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत पावर थी, बिकेम एम्ब्रॉयड, वो घपले करने लग जाते हैं, स्कैंडल करने लग जाते हैं। एम्ब्रॉयड का मतलब होता है घपला करना, स्कैंडल करना, इन इंट्रिग्स और साजिशें करने लग जाते हैं। तो देखो, ये जो नोबेलिटी होती है उसके जो पावरफुल फैक्शंस होते हैं वो घपला करने लग जाते हैं, साजिशें करने लग जाते हैं, एक दूसरे के साथ कॉम्पीट करने लग जाते हैं कि भाई अब तो मैं ही नया सुल्तान बनूंगा, या सुल्तान नहीं भी बन पाया तो थ्रोन के पीछे चलेगी तो मेरी ही। ठीक है, तो कुछ जो नॉवल हैं वो सोचते हैं कि यार अब नेक्स्ट सुल्तान में, और कुछ का सोचना ये है कि भले ही मैं सुल्तान ना बनूं पर जो भी सुल्तान बने वो सुने मेरी ही। इस सिचुएशन का एडवांटेज लेते हैं जलालुद्दीन खिलजी, जो कि एक प्रोमिनेंट नॉवल होते हैं, एक इम्पॉर्टेंट नॉवल होते हैं जलालुद्दीन खिलजी। वो इस बात का फायदा उठाते हैं और थ्रोन को कैप्चर कर लेते हैं और खलजी डायनेस्टी का फाउंडेशन रखते हैं। तो खलजी डायनेस्टी का फाउंडेशन इसीलिए रख पाए जलालुद्दीन खिलजी क्योंकि किसकी डेथ हो जाती है? बलबन की। अगर बलबन की डेथ नहीं होती ना तो किसकी हिम्मत नहीं थी कि कुछ भी वो कर लेता। जलालुद्दीन खिलजी को अब हम पढ़ेंगे या जलालुद्दीन खलजी को हम पढ़ेंगे, जिन्होंने कब से कब तक रूल किया? 1290 से 1296। 1290 से लेकर 1296 तक रूल रहा जलालुद्दीन खिलजी का, जो कि के खलजी डायनेस्टी के पहले रूलर थे। जलालुद्दीन खिलजी थ्रोन असेंड करते हैं दिल्ली का 1290 सी में। किसको डिपोज करके? मामलुक डायनेस्टी के लास्ट रूलर को डिपोज करके। जलालुद्दीन माइल्ड थे, पायस थे। अब पायस का मतलब क्या होता है बेटा? धर्मनिष्ठ। ठीक है, धर्म को मानने वाले थे। मॉडरेट तो थे, माइल्ड तो थे ही, धर्म को भी मानते थे। ठीक है, जिन्होंने बहुत ज़्यादा एक्सपांशनिस्ट प्रोग्राम को भी नहीं चलाया। देखो, नहीं तो बाकी तुम दिल्ली सल्तनत को पढ़ लो या अब आगे जाके जब हम मुगल एम्पायर को पढ़ेंगे बेटा, हर व्यक्ति जब भी राजा बनता तो सोचता बस मुझे अब एक्सपांशन करना है, एक्सपांशन करना है। पर जलालुद्दीन खिलजी ऐसे नहीं थे। वो माइल्ड थे, वो पायस थे, मतलब धर्मनिष्ठ थे, धर्म को मानने वाले थे, मॉडरेट थे। उन्होंने कभी भी लार्ज स्केल पे एक्सपांशनिस्ट प्रोग्राम नहीं चलाए थ्रोन असेंड करने के बाद। ही एवर फॉरगिव एक मिनट बेटा ना, उन्होंने इवन उन लोगों को भी माफ कर दिया कि इनको माफ कर दिया फ्यूडिंग नॉवेल्स को। फ्यूडिंग नॉवेल्स का मतलब क्या होता है? जिनसे हमारी पुश्तैनी दुश्मनी नहीं चली आती है, बहुत टाइम से दुश्मनी चली आ रही हो, है ना, लोग एक दूसरे से बात करने को रेडी नहीं हो, इन्होंने ऐसे फ्यूडिंग नॉवेल्स को भी माफ कर दिया। हु हैड रिवोल्टेड अगेंस्ट हिम, पहले अगर किसी राजा ने जलालुद्दीन के खिलाफ कोई रिवोल्ट भी किया होगा, किसी नॉवल ने अगर कोई रिवोल्ट भी किया होगा, तो भी जलालुद्दीन ने उनको माफ कर दिया। इससे ही पता चलता है कि ये बहुत ज़्यादा एक्सपांशन, लड़ाई वगैरह में इंटरेस्ट रखने वाले नहीं थे। एज अ रिजल्ट इनकी जो रीन थी उसमें इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट होने लग गए। ठीक है, इनके इसी नेचर के कारण पूरे के पूरे एम्पायर में, पूरी की पूरी सल्तनत में बहुत सारे इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स होने लग गए, बड़ी मुसीबतें इनके लिए खड़ी हो गई। ठीक है,
तो समझे ज़रूरत से ज़्यादा अच्छा होना भी बुरा है, क्योंकि ये अच्छे थे इसीलिए इनकी रीन में बहुत सारे इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट हुए, जिससे ये बड़े परेशान हुए। इस सिचुएशन का एडवांटेज लेते हुए अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, द सुल्तान नेप्यू, जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा नेप्यू था अलाउद्दीन खिलजी। पर देखो कुछ को पावर का बहुत ज़्यादा वो होता है कि भाई हम मेरे पास पावर होनी चाहिए। उन्हीं में से एक थे अलाउद्दीन खिलजी, जिनके चाचा थे जलालुद्दीन खिलजी। वो इस सिचुएशन का एडवांटेज उठाते हैं और सुल्तान के अगेंस्ट में कॉन्स्पिरेंसी करते हैं। कॉन्स्पिरेंसी का मतलब क्या होता है? षड्यंत्र करना। वो सुल्तान के अगेंस्ट में क्या करते हैं? कॉन्स्पिरेंसी करते हैं। किसके साथ मिलके? नॉवेल्स के साथ मिलके। समझ में आ रही है बात? जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा है अलाउद्दीन खिलजी, जो इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाना चाहता है और खुद सुल्तान बनना चाहता है, तो वो नॉवेल्स के साथ मिलके षड्यंत्र रचता है। वो ब्राइब दे देता है पावरफुल नॉवेल्स को और उनके सपोर्ट को हासिल कर लेता है। तो सपोर्ट भी लेता है, उनकी निष्ठा को भी लेता है। ये जो वर्ड एलिजियंस है, इसका मीनिंग होता है किसी में निष्ठा रखने वाला, किसी को समर्थन देने वाला, ठीक है। तो वो जैसे ही पावरफुल नॉवेल्स को ब्राइब देना चालू करता है, वो सारे नॉवेल्स इसके समर्थन में, इसके सपोर्ट में आके खड़े हो जाते हैं। 1296 CE में अलाउद्दीन मर्डर कर देते हैं सुल्तान का। सोचो, भतीजा अपने चाचा को मार देता है और पावर को अपने हाथों में ले लेते हैं। इट इज़ बिलीव दैट जलालुद्दीन सन एंड ग्रैंडसन वर पुट टू डेथ। और ऐसा भी कुछ लोगों का बिलीव है कि ये सिर्फ अपने चाचा को मारता ही नहीं है, अपने भाइयों को, मतलब जलालुद्दीन के बेटों को और उनके भी बेटों को, ग्रैंडसन को, सबको ये डेथ दे देता है या तो उन्हें अंधा कर देता है। ग्रैंडसन वर पुट टू दैट और ब्लाइंडेड टू रिमूव ऑल ऑब्स्टिकल्स टू द थ्रोन। तो सोचो जरा, अलाउद्दीन कितना दुष्ट था कि देखो अपने खुद के चाचों को मारता है, उनके बच्चों को, मतलब अपने भाइयों को भी मार देता है, और उनके जो बच्चे होते हैं, ग्रैंडसन जो होते हैं जलालुद्दीन के, उन्हें या तो मार देता है या अंधा कर देता है, क्योंकि वो बिल्कुल नहीं चाहता है कि उसके रास्ते में कोई रोड़ा अटकाए, कोई ऑब्स्टिकल आए। अब अलाउद्दीन के रास्ता साफ़ी था। अब वो रीन, मतलब अब वो रूल करेंगे। उनका रीन कब से कब तक चलेगा? 1296 से 1316 तक। 1296 से लेकर के 1316, याद रखना है ना। अलाउद्दीन खिलजी अब राजा बन चुके हैं, रूल करेंगे। उनकी रीन कब से कब तक रहेगी? 1296 से लेकर के 1316 तक। अलाउद्दीन ने पॉलिसीज़ को फॉलो किया, कॉन्क्वेस्ट की और एक्सपांशन की। जीतो और अपने साम्राज्य को बढ़ाओ, दूसरे राज्य से लड़ाई करो, उसको जीतो और अपने साम्राज्य को बढ़ाओ। जो फ्रंटियर्स थे दिल्ली सल्तनत के, वो साउथ इंडिया तक पहुंच गए थे जब अलाउद्दीन खिलजी रूल कर रहे थे। ही वॉज ऑल्सो एबल रूलर, एक बहुत बढ़िया, एक समर्थ रूलर थे ये, जिन्होंने बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स भी किए। तो कुछ बातों में हम अलाउद्दीन को गलत कहते हैं कि भाई इसने सही नहीं किया, पर एक बहुत ही समर्थ रूलर थे ये, एबल रूलर थे, ठीक है, जिन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स भी किए। अब हम पढ़ेंगे इनकी कॉन्क्वेस्ट को। तो कॉन्क्वेस्ट का मतलब क्या होता है? जीत, विजय, ठीक है। कहाँ कहाँ क्या क्या इन्होंने कैसे। पहले हम नॉर्थ इंडिया को पढ़ेंगे और नॉर्थ इंडिया में भी क्या देखेंगे? गुजरात। अलाउद्दीन खिलजी ने कनकर किया, एनेक्स किया गुजरात को 1299 CE में। सी स्टैंड फॉर कॉमन एरा। 1299 कॉमन एरा में अलाउद्दीन ने गुजरात जीत लिया। कनकर का मतलब होता है जीतना और एनेक्स का मतलब होता है अधिकार कर लेना। तो अधिकार कर लिया, जीत लिया। कब जीत लिया? 1299 में। यहीं पर इन्होंने मलिक काफूर को खरीदा, जो कि एक स्लेव है। कितना पैसा देके? 1000 दिनार देके मलिक काफूर को खरीदा अलाउद्दीन खिलजी ने, 1000 दिनार देकर। मलिक काफूर खुद इतने बढ़िया थे कि स्लेव तो थे, पर उन्होंने अपने ऊपर इतना काम किया बेटा कि अलाउद्दीन की आर्मी में वो जनरल बन गए। अब हम पढ़ेंगे राजस्थान को बेटा। तो अलाउद्दीन ने राजपूत रूलर, कहाँ के? रणथंभौर के जो राजपूत रूलर थे उन्हें हरा दिया 1300 CE में। राजस्थान में अलाउद्दीन ने राजपूत रूलर जो कहाँ के थे? रणथंभौर के थे, उन्हें हराया। कब? 1300 CE में। उन्होंने चित्तौड़ को इन्वेड किया, जो कि मेवाड़ की कैपिटल थी। राजपूत बहुत बहादुरी से लड़े, पर फिर भी हार गए। जो औरतें थी रॉयल फैमिली की, उन्होंने जौहर कर लिया। फिर इसके बाद अलाउद्दीन यहीं नहीं रुके, उन्होंने मांडू, उज्जैन, चंदेरी, इन सबको भी कैप्चर किया। कहाँ पर? मालवा में। फिर से सुनो,
राजस्थान में अलाउद्दीन ने राजपूत रूलर जो रणथंभौर के थे उन्हें हराया। चित्तौड़ को इन्वेड कर लिया। राजपूत बहुत बढ़िया से लड़े पर हार गए। जो रानियां थी उन्होंने जौहर कर लिया। जौहर आपने वो दीपिका पादुकोण की मूवी में देखा होगा ना, इसी के ऊपर ही अलाउद्दीन खिलजी के ऊपर जो मूवी बनी है, घूमर घूमर घूमे, क्या नाम है उसका, पद्मावत, वही। ठीक है। फिर बाद में मांडव, उज्जैन, चंदेरी, इन सबको भी अपने कंट्रोल में ले लिया। अब हम डेक्कन की बात करेंगे। 1305 में अलाउद्दीन ने अपने कंट्रोल को जब नॉर्थ इंडिया में पूरी तरह एस्टेब्लिश कर लिया था, उसके बाद उसने सोचा क्यों नहीं अब मैं साउथ भी चलूं, है ना। अब वो साउथ जाएंगे। मालवा को जैसे ही इन्होंने जीता, मालवा ये वाला एरिया होता है, मालवा बेटा ये वाला एरिया होता है मालवा। तो जैसे ही मालवा इन्होंने जीता, अब साउथ इनके लिए कौन सा मुश्किल बात थी। तो अब ये किसकी तरफ चलेंगे, साउथ की तरफ चलेंगे, डेक्कन की तरफ चलेंगे। तो जैसे ही मालवा जीता, इनके रास्ते डेक्कन के लिए खुल गए। बहुत रग्ड ट्रेन था, डिस्टेंस दिल्ली से ज़्यादा था, पर भी इन्होंने हार नहीं मानी और डेक्कन एक्सपीडिशन किया। ठीक है। देखो, कोई भी नॉर्थ इंडिया में रूल करने वाला जो रूलर होता था, उसे ये पता था कि भैया टेरेन बहुत रग्ड होगा, उबड़ खाबड़ इलाके होंगे, दिल्ली से दूर बहुत है। ठीक है, हम अगर यहाँ जाएंगे तो हो सकता है कि बहुत सारी प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़े। पर अलाउद्दीन खिलजी ने इस सब बातों को साइडलाइन करते हुए अपनी एक्सपेडिशन को कंटिन्यू किया। ठीक है। अलाउद्दीन वॉज देयर फॉर द फर्स्ट मुस्लिम रूलर। अलाउद्दीन पहले मुस्लिम रूलर बने जिन्होंने साउथ इंडिया को भी नहीं छोड़ा। ठीक है। उन्होंने अपने एक्सपेडिशंस को साउथ इंडिया में भी पहुंचाया। अब तक दिल्ली से जितने भी रूलर रूल करते थे, उनको यही लगता था अरे यार इतना दूर है, रग्ड ट्रेन है, ऊबड़ खाबड़ ज़मीनें मिलेगी। पर इन सारे डाउट्स का निवारण, इन सारे डाउट का सोल्यूशन किसके पास मिला, खिलजी के पास मिला। खिलजी ने बोला कुछ भी हो, हमें तो चलना है, और वो गए। ये जो वर्ड डेटरेंट है, इसका मतलब होता है हिंडरेंस, है ना, रोक लग जाने जैसा समझ लो आप। तो भाई इस तरीके से थोड़ा सा जोखिम उठा के अलाउद्दीन खिलजी पहले मुस्लिम रूलर बन जाते हैं जो अपना एक्सपीडिशन कहाँ भी करेंगे, साउथ इंडिया में भी करेंगे। अलाउद्दीन ने अपने मिलिट्री कमांडर मलिक काफूर को पहुंचाया डेक्कन एक्सपीडिशन के लिए। वही मलिक काफूर हैं जिनको गुजरात के टाइम पे इन्होंने खरीदा था 1000 दिनार देकर। मलिक काफूर ने यादव को हराया, कहाँ के, देवगिरी के। ककटियास को हराया जो वरंगल से थे। होयशालास जो द्वार समुद्र के थे, इन्हें हराया। और पांड्यास को हराया जो मदुरई के थे। तो एक्सपीडिशन के लिए गए कौन, मलिक काफूर गए। ठीक है। पहले हराया यादव्स को जो कहाँ के थे, देवगिरी के थे। फिर ककटियास जो वरंगल के थे, होयशालास द्वार समुद्र के, और पांड्यास मदुरई के। अलाउद्दीन ने ये रियलाइज़ कर लिया था कि ये बहुत डिफ़िकल्ट है कि भाई इतनी दूर की टेरिटरीज़ को दिल्ली में बैठकर रूल करना। मतलब डेक्कन और दिल्ली में बहुत डिफरेंस था बेटा। आज की तरह कम्युनिकेशन सेटअप भी नहीं था, फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन भी नहीं थे, तो मुश्किल तो था। इसीलिए इसने वहाँ पर गवर्नमेंट को प्रॉपर रन करने के लिए, है ना, अपने कामकाज अच्छे से चलते रहे, इसलिए वहाँ पर गवर्नर्स को अपॉइंट किया कि भाई आप लोग रूल करें। गवर्नर्स रूल करेंगे डेक्कन को, जितना भी एरिया जीता था किसने। और बेटा जो मेन एम था, जो मुख्य उद्देश्य था डेक्कन एक्सपीडिशन का, वो यही था कि वहाँ से जितनी वेल्थ चाहे उतनी वेल्थ लूट के ले आएँ और इस पैसे का फिर यूज़ करें ह्यूज आर्मी को मेंटेन करने के लिए। अलाउद्दीन का सपना था उस पर बहुत बड़ी आर्मी हो, तो उस आर्मी के लिए चाहिए था पैसा। पैसा कहाँ से लाइए, डेक्कन से। और डेक्कन एक्सपीडिशन इसीलिए किए थे। हैंस ही फोर्स द रूलर्स ऑफ डेक्कन, इसलिए इन्होंने डेक्कन के रूलर को फोर्स किया कि सुज़ेरनिटी को एक्सेप्ट कर लो हमारी, और हमें एनुअल ट्रिब्यूट भेजते रहा करो। सुज़ेरनिटी का हिंदी मीनिंग होता है आधिपत्य। भाई तुम्हें दूर बैठ के कंट्रोल हम करेंगे, बाकी तुम जैसे चाहो वैसे अपने किंगडम को रन करते रहो, पर हमें एनुअल ट्रिब्यूट भेजते रहना। ठीक है स्टूडेंट, आई एम एंडिंग दिस वीडियो हेयर ओनली। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम, टू राइट इन कमेंट सेक्शन। मंगोल इन्वेजन से हम लोग स्टार्ट करेंगे पार्ट 2।